नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन नवीनतम समसामयिकी की इस कक्षा में आज अपन बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही में जानेंगे कि हाल ही में विश्व, देश और राज्य में कौन सी घटनाएं हो रही है जो हमें हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का अपना पहला ही बिंदु है, अपना पहला ही प्रश्न है, उस पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला ही प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो साथियों याद रखना, ये विश्व पुस्तक दिवस कल ही मनाया गया था, है ना। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट, है ना, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे, ये कब मनाया गया? तो आप लोगों को याद रखना कल, और कल बोले तो तारीख आप लोगों को याद होगी अच्छी तरह से, 23 अप्रैल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, तो ये आप याद रख लेना। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो आप लोगों को याद करनी है, और वो कौन सी है कि देखो 23 अप्रैल को तो ये हमने बात कर ली है, और ये भी ध्यान दें कि ये विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ये किसके लिए मनाया जाता है? यानी ये उन महान लेखकों के लिए, है ना, जो विद्वानों के लिए मनाया जाता है जिन लोगों ने, है ना, इन 3 क्षेत्रों में काम किया। एक तो हो जाएगा मानविकी, है ना, मानविकी हो गया, है ना, मानविकी हो गया। एक हो गया सामाजिकता में इसने काम किया, इन्होंने सामाजिकता में, ठीक है, तो उनके ऊपर। और एक ये जो सांस्कृतिक योगदान देते हैं अपना, उन लोगों के लिए ये क्या मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है ये भी आप लोग ध्यान दे लेना, यूनेस्को मनाता है। कौन मनाता है? यूनेस्को। कौन मनाता है भाई? यूनेस्को। ठीक है, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और एक और बता देता हूँ, ये जो दिवस मनाया जाता है, इस दिवस के अवसर पर यूनेस्को द्वारा एक क्या किया जाता है, एक किसी देश ना के किसी शहर को कैपिटल यानी राजधानी घोषित किया जाता है। तो अब की बार इन्होंने जो राजधानी घोषित की है, वो जो राजधानी है उसका नाम है कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया है ना। अब की बार का जो इस दिन की राजधानी है वो कौन सी है? राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है, तो वो आप लोग याद करना, कुआलालंपुर। और ये कुआलालंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में, मलेशिया की राजधानी है वैसे भी तो ये। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ी ध्यान देनी है। अब अपन बात और करते हैं महत्वपूर्ण, यानी कि इसी से संबंधित और जुड़ी हुई बात। अगर आप लोग ये जान लें कि यूनेस्को का मुख्यालय का स्थापना कब हुई है, तो कौन बता सकता है? यूनेस्को की स्थापना है 4 नवंबर को हुई थी, और 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? ये हम सब लोग जानते हैं, फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को को हेड क्वार्टर है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि अब इसका हेड कौन है, तो हो जाएगा ओद्रो अजोलो। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद कर लें, ओद्रे अजेलो। ठीक है, तो ये बात भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये बात हमने पढ़ ली है किसके संदर्भ में? विश्व पुस्तक दिवस के संदर्भ में या कॉपीराइट डे के संदर्भ में। अब देखो, अगर यहाँ अपन देखते हैं तो अन्य तारीखें भी यहाँ लिखी हुई है, इनके प्रति भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो। पिछली कक्षाओं में हमने जरूर पढ़ा था, 17 अप्रैल को हमने पढ़ा था विश्व हीमोफीलिया दिवस, है ना, हीमोफीलिया दिवस हमने पढ़ा था। तो वो हो जाएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। और उसके बाद हमने पढ़ा किसको, यानी अगले जो हमने चीज़ को पढ़ा था वो क्या थी कि अपने पास अगली तारीख है, वो देखो 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, वर्ल्ड हेरिटेज डे, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे मतलब विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, है ना। और ये इसका जो थीम क्या थी? इसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा संस्कृति। और साझा क्या हो जाएगा? यानी इसका सांस्कृतिक विस्तार और साझा जिम्मेदारी, ये इसकी क्या थी? थीम थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है वर्ल्ड हेरिटेज डे। वो कब? 18 अप्रैल को। अगर अपन बात कर लें 22 अप्रैल की, तो साथियों आपको याद है ना, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अर्थ डे, ना, विश्व, हाँ, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद हो गया, पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु कौन सा है? वो ये है कि हाल ही में किस
हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने, है ना, दिग्गज का मतलब है दिशाओं का हाथी होता है वैसे तो मतलब शाब्दिक कर देखे तो, लेकिन यहाँ बड़ी, है ना, बड़े, है ना, बड़ी कंपनी को कहते हैं। तो किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। यानी ऐसी कंपनी है जिसने जियो की क्या की है, खरीदारी, मतलब क्या है, हिस्सेदारी खरीदी है। कारण क्या था इसके पीछे, यानी ये जो फेसबुक है, मित्रों, फेसबुक ने ऐसा काम किया है क्योंकि जियो यहाँ की, है ना, जबरदस्त कंपनी बन चुकी है, ठीक है, तो इसलिए फेसबुक ने इसकी हिस्सेदारी खरीदी ताकि इनके भी, है ना, कुछ फायदा हो। तो ये बात भी आप लोग याद रख लेना। दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो की 9.99% की जो हिस्सेदारी है, यानी करीबन 10% की, ठीक है, तो ये खरीद लिए किसने, फेसबुक ने। अब आप लोगों को याद होगा ये जो हिस्सेदारी है कितने रुपए में खरीदी है, तो वो भी आप याद रखना, 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ये खरीदी है हिस्सेदारी। और अगर एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को मैं, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। आपको याद रखना है इसका संस्थापक कौन था, सब लोग जानते हो, मार्क जुकरबर्ग, है ना, मार्क जुकरबर्ग इसका क्या है, संस्थापक है, किसका, फेसबुक का। 2004 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेनी है कि इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी वो कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर हो जाएगा कैलिफोर्निया। कहाँ हो जाएगा, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया तो हम सब जानते हैं कहाँ पर है, कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए। कहाँ है, यूएसए, मतलब अमेरिका में, नहीं, अमेरिकी कंपनी है ये, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब बात आई रिलायंस की। ये देखो एक रिलायंस अपने नाम पड़ा है, रिलायंस जियो की, है ना। तो इस रिलायंस की बात करेंगे तो इसका जो मतलब इसके जो मालिक है वो कौन है, मुकेश अंबानी है भाई। कौन है, मुकेश अंबानी है। और मुकेश अंबानी के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, यही पढ़ सकते हैं कि मुकेश जो अंबानी है ये भारत के, ध्यान दे लेना भाई, पहले तो ये क्या थे, एशिया के, है ना, दक्षिण एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे, है ना, सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे ये। लेकिन अब ये 2 नंबर पर है, यानी भारत के तो सबसे अमीर व्यक्ति है भाई, भारत के सबसे धनी व्यक्ति है ये। और अब अगर एशिया की बात करें तो वहाँ एक व्यक्ति और आ गया है जिसका नाम है जैकमा। और जैकमा की जो कंपनी है वो कौन सी है, अलीबाबा है। तो ये 1 नंबर बन गया है। जैकमा किस कंपनी का मालिक है, अलीबाबा। किस कंपनी का मालिक है, अलीबाबा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर कहता है कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। यानी किसको एम्बेसडर चुना गया, ये बात बताना है। विश्व बैडमिंटन महासंघ की बात हम कर रहे हैं और उसने चुना है एक व्यक्ति को, यानी जागरूकता करने के लिए, जिसका नाम है, मतलब एम्बेसडर चुना है उसका। तो एम्बेसडर कौन है ये ध्यान देना है। यानी साइना नेहवाल नहीं हो सकती, सानिया मिर्जा भी नहीं है, पीवी सिंधु है जो गजब की खिलाड़ी है। आप लोगों को याद होगा, बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसी ने क्या है, गोल्ड भी जीता था पीछे ना, गोल्ड भी जीता था इसमें, ठीक है। बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन सी, पीयू सिंधु। और प्रथम, है ना, इस खेल में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाली ये महिला थी। और हम लोग भारतीय महिला, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं, यानी ये महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर BWF की बात करें अपन लोग, तो ये इसकी जो स्थापना होती है 1937 में होती है ना। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि BWF, इसकी स्थापना 1937 में होती है। ये जो स्थापना होती है ये कहाँ पर होती है, कवालालंपुर को। और ये कवालालंपुर कहाँ भी हमने बात कर दी है, मलेशिया की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है अब, ठीक है। स्थापना की बात कर दी 1937 को, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, पीवी सिंधु की बात आई है तो पिछले दिनों मैंने आपको इसकी पुस्तक बताई थी, यानी इस पर लिखी हुई जीवनी है एक व्यक्ति की। पत्रकार का नाम आपको मैंने बताया था, जिसका नाम था कृष्णा स्वामी। पत्रकार का नाम क्या था, कृष्णा स्वामी पी। और इसने क्या है कि इस बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जीवनी लिखी है ना। और वो जो जीवनी है किस नाम से मैंने आपको बताया था, स्टिलिंग टू द टॉप ऑफ पीवी सिंधु नाम से मैंने आपको बताया था। तो उसको लिखने वाला कौन था, कृष्णा स्वामी, जो कि एक क्या है, पत्रकार है। ये भी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर अपना आ गया 4, जो कि मतलब बहुत ही आज का बिल्कुल, है ना, अपन कह सकते हैं लेटेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा नया, है ना, इससे ज़्यादा करंट कुछ हो नहीं सकती। तो देखो कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4 है कि आज ही, है ना, मैंने आज ही लिख दिया हाल ही की जगह, आज ही। और आज ही का मतलब आप लोगों को तारीख याद रखनी है, आज ही का मतलब आप लोगों को तारीख याद रखनी है, ठीक है। आज की तारीख क्या है आप सब लोग जानते हो, 24 है। तो अब देखो, इस आज ही ई ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आज ही ई ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीयूष गोयल नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी इस कोरोना जैसी संकट की, है ना, इस घड़ी में भी ये अपने जनता से रूबरू हो जाते हैं। और अभी इन्होंने क्या किया आप लोगों को पता होगा, किसानों के लिए, यानी इस प्रकार की ग्रामीण पंचायती राज, आज आप लोगों को पता है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का दिन, है ना। और आपको ये भी ध्यान है राजीव गांधी से ये दिन जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी को पंचायती राज का क्या कहा जाता था? जनक कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान दे लेना कि आज के दिन, है ना, मोदी ने देश की जनता को बड़े तोहफे दिए हैं। और वह तोहफा किस रूप में? एक तो स्वामित्व योजना शुरू की है ना, आज ही के दिन शुरू की है। और ये भी ध्यान रख लेना, एक ई ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किया है। तो पहले ई ग्राम स्वराज योजना की बात ये हुई कि जैसे हर एक पंचायत को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, है ना, उसकी क्या होगी, जानकारी होगी, डाटा होगा, हम सब उसकी, है ना, लेखा जोखा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये जो वार हुआ है ये भ्रष्टाचारियों पर हुआ है, तो ये ध्यान रखना, हमारे लिए पारदर्शिता आएगी, हमारी पंचायत में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब जानकारी हम जुटा पा सकते हैं। तो हमारे लिए बेहतरीन चीज़ है वो कौन सी? ई ग्राम स्वराज योजना। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी लाइव आए थे, आप लोगों ने भी सुना होगा। और उन्होंने, यानी देश के बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे यानी देश के सारे जो पंचायत है उनके सभी के जो सरपंच है उन लोगों को लाइव संबोधित किया था। कुछ लोगों के साथ तो बातचीत भी हो गई थी, लेकिन लाइव तो सभी के साथ संवाद हुआ था। 31 लाख के लगभग थे। तो अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, तो ध्यान देना। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर को आप जानते होंगे, ये हमारे क्या है, ध्यान, पंचायती राज मंत्री भी यही है। और ये हमारे क्या है, ये हमारे पंचायती राज मंत्री भी है। और साथ में आप लोगों को मैंने ये भी बताया कृषि मंत्री भी यही है। कौन से? कृषि मंत्री भी अपने नरेंद्र सिंह तोमर है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है। और रविशंकर प्रसाद आप सब लोग जानते हो कानून मंत्री है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर जो इसी पर आधारित है, वो कौन सा है? प्रधानमंत्री, यानी हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम, है ना, उससे पहले हमें ये प्रश्न मतलब पढ़ना होगा, बीच में छोड़ रहे हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना शुरू करते हुए कितने लाख पंचायत प्रतिनिधियों से लाइव संवाद हुए? हालांकि इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था अभी, यानी ये 31 लाख, कितने? 31 लाख, यानी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से इन्होंने लाइव क्या हुए, रूबरू हुए और उनका हौसला अफजाई की। और इस कोरोना की समस्या से निपटने के भी कुछ इन्होंने, है ना, तरीका बताया। 2 गज का नारा दिया, है ना, 2 गज की दूरी का नारा दिया है, 2 गज की दूरी, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, 2 गज की दूरी का इन्होंने क्या दिया, नारा। बार बार यही कहते नजर आए कि 2 गज की दूरी बनाए रखे, चाहे आप अपने घर में ही रहते हो तो भी, घर वालों से भी और अन्य जगह भी 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो ये 2 गज वाली दूरी आप लोगों को याद करनी है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना। और ये स्वामित्व योजना क्या है? ये एक इस प्रकार की योजना है कि हमें क्या है, स्वामित्व का अधिकार देते हैं। हमारे पास कोई भूमि वगैरह है, उसका कोई पट्टा वगैरह नहीं है, या उसके कोई, है ना, मतलब अपने कह सकते हैं प्रमाणिक हमारे पास कोई कागजात वगैरह नहीं है, वो भूमि हमारी है लेकिन हम उसको किसी कारणवश नाम नहीं करवा सके हैं, जो भी है। तो वो जो स्वामित्व का अधिकार है सरकार देने वाली है। और ये ड्रोन कैमरों से हर एक घर की पैमाइशी भी होगी, इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही ये बात आज कही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को एक बात महत्वपूर्ण और बता देता हूँ, वो ये भी कि ये जो स्वामित्व योजना है साथियों, ये कितने, अब ये प्रश्न बन गया है और बनना जरूरी है। सबसे पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, पूरे देश पर लागू नहीं हुई है स्वामित्व योजना। हालांकि ये ई ग्राम स्वराज तो पूरे देश में हो गया है, लेकिन स्वामित्व योजना है ये 6 राज्यों के अंदर, ध्यान दे भी प्रश्न ऐसे आते हैं बार बार बनेंगे, 6 राज्यों में इसे लॉन्च किया जाएगा। और 6 राज्यों के नाम भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। एक तो यूपी है मित्रों, एक है एमपी, और यूपी एमपी की बात हो गई।
और एक इसके अंदर यूपी एमपी के बाद बिहार आ जाएगा, बिहार भी इसमें है तो ये भी महत्वपूर्ण है, यूपी एमपी बिहार। और एक अगर इसमें अपन बात करेंगे ना तो यूपी एमपी बिहार के बाद हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, एमएच लिख रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र। और एक हरियाणा, आचार यानी हरियाणा को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद कर लेनी है। और कर्नाटक भी इसी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूपी एमपी और महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, और एक मैंने आप लोगों को बता दिया कर्नाटक। यानी 6 राज्यों में इस प्रकार की योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया जाएगा। और उसमें कोई खामियां जो भी होगी उसको भी देखा जाएगा, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज ये तो आपको मैंने बता दिया 31 लाख सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच से इन्होंने क्या की थी, सीधी बात की थी ग्रामीण पंचायती राज के तहत। ठीक है, राज आपको मैंने बता दिया पंचायती राज दिवस है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0, ध्यान देना भी, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। तो ये जो मंत्रालय था मित्रों, नीति आयोग नहीं है, न ही गृह मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय भी नहीं है, तो कौन होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब आचारडी मंत्रालय, आचारडी। और इसके जो मंत्री कौन है आप सब लोग जानते होंगे, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, वो है रमेश पोखरियाल निशंक ना, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं मित्रों, ध्यान दे लेना, मानव संसाधन अब अलग से, अगर अपन सेंटर की बात करें तो वहां अलग से कोई शिक्षा का मतलब मंत्रालय नहीं निर्धारित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो हम इसके अधीन है, तो शिक्षा मंत्रालय इसी के अधीन है। ठीक है, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि केंद्र में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो यही होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा, तो आचार्य मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस देश ने अपना सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, हाल ही में किस देश ने अपने सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखो ये किसी एक देश का क्या है, सैन्य उपग्रह, तो आपको याद रखना है, मैं आपको उत्तर बता देता हूं, ये ईरान का क्या है, सैन्य उपग्रह, जिसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, नूर शब्द है ना, नूर। ठीक है, सुंदरता के लिए भी शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने, यानी इसी ईरान के ऊपर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ईरान है वो मतलब देश है, तो उसकी राजधानी क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो ईरान की राजधानी साथियों? बिल्कुल, ईरान की राजधानी तेहरान है। कौन है, तेहरान है। अगर आपसे पूछ लें कि इसकी मुद्रा यानी करेंसी कौन सी है, तो ईरानी रियाल हो जाएगी, ईरानी रियाल। अब आपसे ये पूछ लें कि इसके पीएम कौन है, यानी इसके प्रधानमंत्री कौन है, सॉरी राष्ट्रपति का यहाँ आना, राष्ट्रपति का पद है ना, सर्वोच्च है, तो राष्ट्रपति कौन है, तो वो भी तुम याद रख लेना, हसन रूहानी, हसन रूहानी। बीते दिनों आप लोगों को जरूर याद होगा है ना, ईरान का एक बड़ा सर्वोच्च सैनिक कमांडर को मार दिया था अमेरिका ने, और युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अब वापस भी इस प्रकार की स्थितियां थोड़ी बनती भी सी दिखाई दे रही है, जहाजों जुजों की ऐसी कोई बातें बीते दिनों उस समुद्र से आई थी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात ईरान से संबंधित मैंने आपको बताई है। तेहरान इसकी राजधानी है, ईरानी रियाल इसके क्या है, इसकी करेंसी है, और इसके राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। महत्वपूर्ण प्रश्न अपना अगला और है, और वो प्रश्न कौन सा है, आठवां प्रश्न हमें कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयां भेजी है, यानी एक ऐसे देश का नाम बताना है जिसको हाल ही में 23 टन, है ना, फिक्स है, तो वैसे आपको याद रख लेना है। हालांकि भारत इस समय विश्व के हर देश की मदद कर रहा है, संजीवनी के रूप में अपनी जो दवा है वो बना रहा है। देखो पीछे हम ना मेक इन इंडिया एक आपने देखा होगा अभियान चला था, हम लोग सोचते थे बिल्कुल ये क्या है मेक इन इंडिया, कुछ भी नहीं है, अरे वास्तव में ये था मेक इन इंडिया। यानी दुनिया हमसे आज इन चीज़ों का क्या कर रही है ना, मतलब आयात कर रही है, और हमें है ना मतलब बड़े ही मतलब इज्जत दे रही है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास ही है, अन्य जगह इस प्रकार की चीज़ें हैं नहीं, तो इस वजह से देश की जो साख है काफ़ी मजबूत होगी। और बड़ी बात यह है कि इस आर्थिक मंदी के इस महामारी के दौर में भारत विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है ना, वो बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था को डगमगाने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही उपलब्धि है हमारे लिए। और ये दवा भेज रहा है, आपको याद होगा इसमें पैरासीटामोल भी है, और एक आप लोग जानते ही होंगी जो बड़ी दवा है, आपको याद होगा इसका नाम हाइड्रोक्सी क्लोरो
क्लोरोक्वीन। ठीक है, मैंने एक दिन पहले भी ये कमेंट बॉक्स में नाम लिखने के लिए कहा था ना, मजाक के लहजे में अपने ये भी बात की थी कि पाकिस्तान को इनको इसका नाम नहीं आता, हमसे मांग कैसे ले ना, तो ये बात भी आपको पता है। और है ना, उधर ट्रम्प चाचा ने तो है ना मांग ही ली थी और पहुंचा भी दी थी। तो ध्यान दे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो होगा नेपाल। क्या होगा, नेपाल। नेपाल हमारा क्या है, पड़ोसी क्या है भाई, देश है। और ध्यान दे लेना, नेपाल की अगर बात करेंगे, अगर नेपाल के अपन पीएम की बात करें तो आप मुझे क्या बताओगे, केपी शर्मा ना। हाँ, आप ये ध्यान दे लेना, केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम है। अगर मैं पहले तो इसकी राजधानी आप लोगों को बता देता हूँ, नेपाल की राजधानी कौन सी है, काठमांडू हो गया। और अगर अपन मुद्रा की बात कर लें तो नेपाली रुपया, मुद्रा क्या होगा, नेपाली रुपया हो जाएगा। और यहाँ के पीएम है वो कौन है, केपी शर्मा ओली। पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने अर्जित कर ली है। अगर आप राष्ट्रपति की भी बात करें यहाँ के, तो विद्या देवी है, विद्या देवी है ना, विद्या देवी और भंडारी इसके आगे जुड़ता है, तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि भारत में वायु प्रदूषण कितने वर्षों के सबसे निचले स्तर पर है, तो ये ध्यान देना, ये जो उत्तर होगा अपना 20 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर क्या है, वायु प्रदूषण है मित्रों। क्योंकि अब क्या है, लॉकडाउन की वजह से हमें पता है बहुत सारी है ना फैक्ट्री उद्योग धंधा बंद है और ये वाहन वगैरह भी बंद है, इस वजह से वायु प्रदूषण में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। ये बहुत अच्छा संकेत है प्रकृति के लिए भी है ना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये वायु प्रदूषण का असर भी देखने को मिला है, दूर दूर कुछ रोगों में भी कमी आई है सिवाय कोरोना के अलावा। और ये भी ध्यान दे लेना कि अब है ना देखने को आता है कि दूर दूर पर्वत दिखाई देते हैं, दूर दूर से जगह हम देख सकते हैं, बड़े नगरों में भी है ना आसमान स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो ये एक प्रभाव हुआ है किसका, लॉकडाउन की वजह से। और 20 साल के बाद है ना अब निम्नतम स्तर पर वायु प्रदूषण पहुंचा है। अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है मित्रों, ये भी ध्यान दे लेना। अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष कब है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, ये जो दिवस आता है अंग्रेजी भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब, 23 अप्रैल को। तो इसमें अपना उत्तर क्या होगा, 23 अप्रैल हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। तो साथियों, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी की और कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में भी जानकारी की। आपको ये कक्षा कैसी लगी जरूर मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख करके लाइक करना, शेयर करना है ना। और यानी सभी लोग क्या करना, मतलब महिलाओं का और सैनिकों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का मान सम्मान रखना। इसी के साथ मैं मेरी कक्षा को यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।